नमस्कार। ये वीडियो मर्ज क्लासरूम एकेडमी की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। कोशिकीय अंग के 8वें भाग में हम चर्चा करेंगे अंतःप्रतिबी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। यह जालिका कोशिका द्रव्य में आशयों यानी वेसिकल्स और नलिकाओं यानी ट्यूब्स के रूप में फैली रहती है। ये सामान्यतः केंद्रकीय झिल्ली अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा द्रव्य कला अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में स्थित होती है। ये सामान्यतः केंद्रक से जुड़ी हुई होती है और वहां से शुरुआत करके ये आगे तक फैली हुई रहती है। कभी कभी ये संपूर्ण कोशिका में भी फैल जाती है। ये जालिका दो प्रकार की होती है। इसको दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं इसकी सतह की संरचना के आधार पर। एक को हम कहते हैं चिकनी सतह वाली या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी को हम कहते हैं खुरदुरी सतह वाली अर्थात रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये सतह के आधार पर दो भागों में विभाजित है। इसकी सतह स्मूथ और रफ कैसे होती है हम आगे बताएंगे। ये एक सामान्य संरचना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतःप्रदिप्त जालिका की। इसमें उंगली के समान संरचनाएं होती हैं। यहाँ पे ये केंद्रक है, जैसा हमने बताया ये केंद्रक के चारों ओर फैली रहती है। तो ये गोलाकार जो संरचना है बीच में, ये हमने केंद्रक से इसको इंगित किया हुआ है। और इसके बाद ये उंगली के आकार की संरचनाएं चारों तरफ ये केंद्रक झिल्ली से जुड़ करके शुरू हुई हैं और ये आगे की तरफ बढ़ रही हैं। इनको हम सिस्टर्नी कहते हैं। इन उंगली की आकार की संरचनाओं को ये सिस्टर्नी काफी दूर तक फैली रहती हैं। ये जैसा पीछे के भाग में बताया कि ये पूरे कोशिका में भी फैली हुई हो सकती हैं। और उसके बाद ये आगे ठीक इसी प्रकार से नलिकाओं के आकार की संरचनाएं जा रही हैं। तो ये नलिकाओं और सिस्टर्नी के आकार की संरचनाएं हैं। अब इसमें ये जो आगे का आधा भाग है जो डार्क रंग का है, काला रंग का, ये है खुरदुरी अंतःप्रदिप्त जालिका अर्थात रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो पीछे का भाग है ये आपको काफी स्मूथ या समतल नजर आ रहा है। इस पे कोई रफनेस नहीं है या खुरदुरापन नहीं है। तो इसको कहते हैं हम समतल अंतःप्रदिप्त जालिका। इस खुरदुरी जालिका के होने की वजह यह है कि इस पर अनेक राइबोसोम ऊपर चिपके हुए होते हैं। हमने अंतःकोश की अंग के हिस्से में बताया था कि राइबोसोम एक अंतःकोश की अंग है और ये प्रोटीन के संश्लेषण में या प्रोटीन सिंथेसिस में सहायक होता है। तो यहां पर ये राइबोसोम केंद्रक, माफ कीजिए, कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए हो सकते हैं या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चिपके हुए दो तरह की अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपके हुए राइबोसोम पाए जाते हैं, इनसे आरएनए आके बाइंड होता है या जुड़ता है और उसके पश्चात ये प्रोटीन के सिंथेसिस की क्रिया प्रारंभ करते हैं। तो प्रोटीन के सिंथेसिस की क्रिया हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होती है और ये राइबोसोम के द्वारा होती है। फ्री अवस्था में या साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ राइबोसोम प्रोटीन के सिंथेसिस को नहीं करता, अर्थात उसे एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। जैसे कि सवारियों को रेल पे चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है, वहां पे लोग जाते हैं और ऊपर चढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से राइबोसोम जाकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बाइंड करता है या जुड़ता है और वहां पे प्रोटीन के सिंथेसिस की क्रिया करता है। तो बहुत सारे राइबोसोम इसके ऊपर जुड़े रहते हैं, इसलिए इसकी सतह खुरदुरी हो जाती है। इसलिए हम इसको कहते हैं खुरदुरी अंतःप्रदिप्त जालिका अर्थात रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
और कुछ भाग ऐसा होता है जिस पर ये राइबोसोम नहीं जुड़े हुए होते, जो बाह्य या केंद्रक से दूर वाला भाग होता है, उसको हम कहते हैं समतल अंतःप्रदब्बी जालिका। आप अगर इसका सामने से चित्र देखेंगे तो कुछ इस प्रकार होगा। ये केंद्रक रहा और इसके बाद केंद्रक की झिल्ली से जुड़ करके अंतःप्रदब्बी जालिकाएं शुरू होती हैं और ये उंगली के आकार की सिस्टर्नी की संरचनाएं बनाती हैं और इस पर ये बूंदकियां के आकार के कई सारे राइबोसोम जुड़े हुए हैं और आगे जाके ये कोशिका की झिल्ली से जाके जुड़ सकती हैं। तो ये समतल अंतःप्रदब्बी जालिका रही, ये खुरदुरी अंतःप्रदब्बी जालिका रही और यहाँ पे राइबोसोम इससे ये चिपके हुए हैं खुरदुरी पे। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की सहायता से सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदब्बी जालिका की संरचना देखी गई वो कुछ इस प्रकार है। आप इस हिस्से पे ध्यान दीजिए। ये जो हिस्सा है ठीक वैसा ही दिख रहा है जैसा कि पिछले चित्र में दर्शाया गया था। ये गोल हिस्सा न्यूक्लियस है अर्थात केंद्रक है और केंद्रक से जुड़ करके ये संरचनाएं शुरू होती हैं। ये सिस्टर्नी उंगली के आकार की एक संरचनाएं शुरू होती हैं। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये एक पूरा सेल है। यहाँ से ये इसका मेम्ब्रेन है। यहाँ पे ये जो संरचना है हमने पिछले भाग में इसका वर्णन किया था। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखेंगे आप, ये उंगली के आकार की सिस्टर्नी दिखाई दे रही है। गोलाकार संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जैसा पिछले भाग में बताया था। इस चित्र में ये दिखाई दे रहा है तो इसलिए हम यहाँ पे बता देते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया रही, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहा और ये केंद्रक रहा। ये कोशिका की संरचना है जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखी गई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदब्बी जालिका के जो प्रमुख कार्य हैं वो ये कि इसकी सतह खुरदुरी होती है। जैसा हमने बताया कि इस पर राइबोसोम के कण बिखरे रहते हैं। इनके अनेक कार्य बतलाए गए जैसे कि यांत्रिकीय आधारण या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं, द्रव्यों का प्रत्यावर्तन या आदान प्रदान करते हैं। कोशिका के एक अंग से दूसरे अंग में या एक भाग से दूसरे भाग में द्रव्यों के इधर उधर ले जाने की जरूरत पड़ती है तो ये वहां से एक दूसरे को आदान प्रदान में सहायक होते हैं। अंतःकोश की अभिगमन या इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट में भी सहायक होते हैं। जैसे कि किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है तो हम उसको किसी वाहन की सहायता से ले जाते हैं। ये इसमें सहायक होते हैं। यहाँ से जैसे प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो यहाँ से गोल्जी काय में जाता है। पिछले हिस्से में हमने बताया था। और गोल्जी काय की जो वेसिकल्स होती हैं वो सिस सरफेस की तरफ से या सिस भाग की तरफ से छोटी छोटी वेसिकल्स या पुटिकाओं में प्रोटीन्स को लेकर के उनको ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह पे अभिगमित करते हैं या पहुंचाते हैं। ये प्रोटीन के सिंथेसिस में सहायक होती हैं। ये तो कई बार बताया गया है। तो धन्यवाद। अगर आप अपना वीडियो लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं या कोई और दूसरा वीडियो देखना है तो mergeclassroom.org पे विजिट करिए।